ओके गाइज, आई नीड योर अटेंशन. न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है, प्लीज. न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मास एंड एनर्जी आर बोथ कंजर्व्ड. इन न्यूक्लियर फिजिक्स बोथ मास एंड एनर्जी आर कंजर्व्ड. दिस इज इंपॉर्टेंट. और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास इक्वेशन है वो यही वाली इक्वेशन है. सही है. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरे पास एनर्जी बढ़ती है तो एक चीज है कि मास भी बढ़ता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? द हायर द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इज इट्स मास. डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर काइनेटिक एनर्जी तेज मूव करोगे तो आपका मास चेंज हो जाएगा. इसी वजह से हम लोग जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो वी ऑफन रेफर टू द रेस्ट मास. आपने आपकी डेटा बुकलेट में भी रेस्ट मास लिखा होता है, क्योंकि वो मास डिफरेंट है. अगर मूव कर रहा होगा तो मास डिफरेंट आएगा. इज दैट क्लियर? सबसे पहले जो है आप एटलीस्ट यहां से लेकर यहां तक इसको जल्दी से कॉपी कर लो. सबसे पहली चीज है, एक सवाल है, a proton in a particle accelerator is accelerated through 4.5 gigavolts. Giga means 10 raised to power 9, right? Calculate the increase in mass of the proton. तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं, इसके अंदर चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन हमें पता है, अग्रीड, चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन पता है. एनर्जी कन्वर्टेड निकालने के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं, भाई एनर्जी इटसेल्फ इज इक्वल टू वी क्यू होता है. तो मैंने वही किया कि भाई वोल्टेज को, इस वोल्टेज को उठाकर मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया? चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? और इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है, ये इक्वल का साइन है यहां पर. दिस इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 raised to power -10 जूल्स. ये आ गया. अब जरा सुनो, इसी एनर्जी को उठाकर मैं मास में कन्वर्ट कर सकता हूं. मैंने वही किया, इसको मास में कन्वर्ट कर लिया. यानी मेरे पास जो चेंज इन मास आ रहा है वो ये है. कैन यू सी दैट? इनफैक्ट लिटरली आपकी जो ये वाली जो इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, को आप यूं भी लिख सकते हो, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर. करेक्ट? सही है? कोई मसला है इसमें? नहीं, कोई भी मसला नहीं है. इजी था, सिखाने वाला था इसलिए मैंने करा दिया. अब जरा इधर देखो, लिसन. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, जरा सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर देखो. इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन बोथ द टोटल न्यूक्लियॉन नंबर एंड द टोटल प्रोटॉन नंबर आर कंजर्व्ड इन एवरी डीके. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर? यानी ये चीज याद रखना है कि ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर हमेशा कंजर्व होना चाहिए. अब आपके पास एक सवाल दिया है इधर. एक हमारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, एब्जॉर्ब्स अ न्यूट्रॉन. द न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियस सब्सिक्वेंटली डिकेज टू फॉर्म, हमारे पास फ्लोरीन 17 प्रोड्यूस हो रहा है. कैन यू सी दैट? राइट एन इक्वेशन टू शो द चेंज व्हेन द न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड. Deduce what type of particle is emitted when the decay of the newly formed nucleus occurs. Try this question out yourself. सुनो, क्वार्क्स के नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा इधर देखो, this is exactly what has happened. मैं इसको फिर से एक दफा रिकॉर्ड भी कर रहा हूं. ऑक्सीजन 816 था, इसमें एक न्यूट्रॉन को कैप्चर कराया. जब इसमें न्यूट्रॉन कैप्चर हुआ तो मेरे पास ये बन गया ऑक्सीजन 17 बना. अब इसमें से मेरे पास जो है ये फ्लोरीन जब बना तो नीचे वाला नंबर एक ज्यादा हुआ, ऊपर वाला नंबर सेम रहा. तो कौन सा होता है? बीटा नेगेटिव डिके होता है. तो ये बीटा नेगेटिव निकला और इसके साथ मेरे पास इलेक्ट्रॉन. सही है? गॉट इट? तो फिर ये तो हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व. अच्छा इधर देखो, लिसन. फिर इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट है. पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा, फिर आप लिखोगे. सही है? अब जरा सुनो. अब आइडिया इसमें बड़ा सिंपल सा है, जरा सुन लो. कि अगर मेरे पास एक न्यूक्लियस है, लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है. जरा इधर देखो, लेट दिस बी अ न्यूक्लियस. इसमें मेरे पास ये न्यूट्रॉन्स हैं एंड लेट्स सपोज ये मेरे पास इसमें प्रोटॉन्स है. सही है? ये है. अगर मैं इसका वेट निकालूंगा, सही है,
इसका मैं मास निकालता हूं, जरा सुनो, इसका मैंने मास निकाला, ठीक है, एक मास निकाल लिया मैंने, इसको वे किया, सही है, एक का। और अगर मैं इसको एक काम करूं कि इसको जरा सुनो, लिसन टू मी, इक्वल का साइन नहीं आएगा, इसको मैं काम करूं ब्रेकअप कर दूं, यानी प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, और इनको इतना दूर कर दूं एक दूसरे से कि इन सब का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे नहीं आए। यानी इसका मतलब है, कहने का मतलब है, आई नीड टू सेपरेट दीज न्यूक्लियॉन्स टू इंफिनिटी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर मैंने ये किया, मेरे पास एक बड़ा एक फिनोमेना नजर आएगा कि सेपरेटेड जो मास होगा वो ज्यादा आएगा और कंबाइंड में कम आ रहा होगा। इसको हम लोग कहते हैं मास डिफेक्ट। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? इसका मास कम होगा, इसका मास ज्यादा आ रहा होगा। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो आएगा मास डिफेक्ट। अगर आपने ये मास निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, उसको आप E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन लगा दी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन के बाद जो एनर्जी आएगी दैट इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी। अब जरा सुनो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी that is given to a nucleus to separate the nucleons to infinity. Binding energy is what is holding everything together. अगर आपने ये एनर्जी दे दी, आपके न्यूक्लियॉन्स जो है वो हमेशा के लिए इंफिनिटी तक चले जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। Is that clear? Now I want you to copy this. Number 1, सबसे पहली चीज है कि देयर मस्ट बी अ फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस दैट इज कीपिंग द प्रोटॉन्स टुगेदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, लेकिन तब भी है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी। अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव है तो इसका मतलब है कि हम लोग ये कह सकते हैं द फील्ड इज नेगेटिव। सही है? अगर ये फील्ड नेगेटिव है तो इनको अगर मुझे अलग करना है तो मुझे एनर्जी डालनी पड़ेगी। वर्क मस्ट बी इनपुट टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स टू इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, सही है? गॉट इट? फिर उसके बाद आता है मास डिफेक्ट, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। ये भी जरा कॉपी कर लो। Listen, sum of mass of individual nucleons is greater if separated to infinity, जो कि मैंने अभी शुरू में ही डिस्कस किया था। Mass of the nucleus with all the nucleons is less, यानी अगर न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस weighs less. This difference in mass is called mass defect. Is that clear? समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला एक कॉन्सेप्ट मैंने इधर किया है, इधर जरा देखो। लिसन 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 लिसन, आई नीड योर अटेंशन, 2 मिनट देख लो। मेरे पास क्या है कि भाई 1 AMU या 1 U की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। यहां तक भी पहुंच गए, ठीक है? अब सपोज करो कि मेरे पास एक न्यूक्लियस गिवन है, उसका जो मेरे पास जो न्यूक्लियाइड नोटेशन है वो है 5 और 3। अग्रीड? ये है द न्यूक्लियस वेज 5U। ऊपर वाला नंबर हम लोग 5U के बराबर कर सकते हैं। ये हुआ, यहां तक पहुंचे। बट इफ न्यूक्लियॉन्स आर सेपरेटेड, इन सारे न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट किया इंफिनिटी तक, द टोटल मास इज अबाउट दिस वैल्यू। सपोज करो, सही है? यानी इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको माइनस इसको 5U को, तो इसका मतलब है कि मेरे पास मास डिफेक्ट इन टर्म्स ऑफ U आ गया। सही है? अभी सुनो, फिर अगर मुझे इसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो सबसे पहले तो मुझे इसको kg में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओनली देन आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अभी मैंने जो है इसको बस बोला, बस मैंने आपको तरीका बता दिया। कन्वर्ट मास डिफेक्ट इनटू kg, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर टू कन्वर्ट मास डिफेक्ट इनटू एनर्जी।
जी स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट आएगी, जनरल इक्वेशन है भाई वो आइंस्टाइन की। गॉट इट? इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर इसके बाद है, अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुन लो मेरे वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बातें भाई। एक तो होती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स टू इन्फिनिटी। खत्म हो गई, पेपर में आ जाए इन्फिनिटी का वर्ड लाजमी लिख कर आओगे, पूरे मार्क्स मिल गए। बट देयर इज एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक दैट वी नीड टू डिस्कस, और वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अब जरा सुनो, एक तो है टोटल बाइंडिंग एनर्जी, एक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। ये बात समझ में आ गई? अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि उसको तोड़ना, मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होगा। समझ गए? और अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम आ रही है तो इसका मतलब है कि उसके साथ आप कुछ भी खिलवाड़ कर सकते हो। समझ गए? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन अ न्यूक्लियर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन अ न्यूक्लियर इज अ मेजर ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। हायर द वैल्यू द मोर द स्टेबल। More binding energy per nucleon means that the nucleus is less likely to be torn apart. Is that clear? अब जरा एक चीज नोटिस करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला ग्राफ है आपके पास। ये ग्राफ आपको रीसेंट पेपर में भी इसका स्केच बोला था कि बना के दो। जरा सुनो, इस ग्राफ के अंदर वर्टिकल एक्सिस पर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन गिवन है, बट माइंड यू वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन है, जूल्स में गिवन नहीं है। नीचे मेरे पास न्यूक्लियॉन नंबर चल रहा है। इसके हिसाब से जो सबसे इसमें की पॉइंट है वो एक ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है। इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है, और ये है आयरन 56, पॉसिबली द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट एवर नोन टू मैनकाइंड। ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद अगर आप लेफ्ट साइड पे भी जाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती है, राइट साइड पे भी जाते हो तब भी कम होती है। अब जरा सुनो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि Fe56 के जो लेफ्ट साइड वाले जो हैं, they are more likely to fuse together. फ्यूजन इनमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। फ्यूज होने के बाद जो हमारे पास एलिमेंट बनता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आती है। सही है? और इस Fe56 के जो राइट साइड पर है, they are more likely to break apart fission. Is that clear? Do you understand this thing? ये वाली साइड फिशन, ये वाली साइड फ्यूजन। समझ गए? इज दैट क्लियर? एंड इट डज मेक सेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इधर देखो, U235 है ये वाला। सही है? U235 की बात करते हैं, ये क्रिप्टॉन और बेरियम में टूटेगा। मोस्ट लाइकली बेरियम और क्रिप्टॉन यहां पे लोकेटेड होंगे। इसका मतलब है कि इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि ये फिशन ज्यादा वो फेवरेबल है, क्योंकि जो आपके जो बेरियम और क्रिप्टॉन बन रहे होंगे दे आर मोर स्टेबल। गॉट इट? इज दैट क्लियर? सिमिलरली हमारे पास यहां पे हाइड्रोजन है। इधर देखो, ये हाइड्रोजन है जो कि हमारे पास स्पेस में मौजूद है। हाइड्रोजन के साथ फ्यूज करके हम लोग हीलियम बना सकते हैं। अगर मैंने हीलियम बनाया तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है। कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब है कि दिस इज अ मच फेवरेबल रिएक्शन दैट इज पॉसिबल। क्लियर है ये बात? उसके बाद ये भी लिख दो, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस इज Fe56 बिकॉज इट हैज द लार्जेस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इट्स अ फैक्ट, राइट इट डाउन। हमारे पास एक सवाल है, मैं जल्दी बस मैं सवाल को डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद हम लोग विल मूव फॉरवर्ड।
कार्बन 12 कंसिस्ट ऑफ 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि शायद हमें कभी पता ही नहीं था। खैर, द यूनिफाइड एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम। ओके, व्हाटएवर। मुझे पहला चीज बोलता है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट इन किलोग्राम्स। सुन लो सुन लो सुन लो, एक हो जाएगा हमारे पास 12U, सही है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, ऐसे ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स गए भाड़ में, वो तो न्यूक्लियस का पार्ट ही नहीं है, सही है। तो आप सिर्फ यही कर सकते हो, सबसे पहला काम मैंने यही किया, इधर देख लो, मास ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 12U, यहां तक भी पहुंच गए। टोटल मास ऑफ सेपरेटेड न्यूक्लियॉन्स, इसका मतलब है कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स का मास लिया, सही है। ये मैंने ले लिया, ये गिवन था, इसमें मास ऑफ अ प्रोटॉन, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन गिवन था, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया अलग अलग, सही है। यहां तक भी पहुंच गए। उसके बाद मैंने मास डिफेक्ट निकाला, यानी मैंने इन दोनों को माइनस किया, मास डिफेक्ट ये आ गया मेरे पास, यहां तक भी पहुंच गए। फिर इसने मुझे बोला था कि यार इसकी मुझे बाइंडिंग एनर्जी निकाल के दो। बाइंडिंग एनर्जी बहुत सिंपल है, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर लगाया, बाइंडिंग एनर्जी निकल आई। फिर इसने मुझे बोला था, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना था कि आपको इस U को किलोग्राम में कन्वर्ट एंड में करना जरूरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस दिस हैज बीन कन्वर्टेड टू जूल्स, उसके बाद आपको क्या करना है, इसने मुझे बोला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बेटे कितने न्यूक्लियॉन्स थे इसमें? 12, क्योंकि कार्बन 12 6 लिखा हुआ होता है तो ऊपर 12 होता है, तो 12 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गई, क्या आ गई? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। गॉट इट? इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल है, इसका जवाब मुझे आप लोग ही दोगे, मैं नहीं दूंगा। पहले मैं रीड कर लेता हूं। डज हीलियम 4 और कार्बन 12 have the higher binding energy per nucleon? Binding energy of helium 4 is 28.3 mega electron volt and it contains 4 nucleons. The binding energy for carbon is this and it contains 12 nucleons. पहले क्या करोगे? डिवाइड करोगे, फिर कंपेयर करोगे किसकी ज्यादा आ रही है। चेक कर लो ना डिवाइड करके, चेक तो कर लो। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दे दो जवाब, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है हमारा जो जवाब आ रहा है वो कार्बन की ज्यादा आ रही है जब आपने इनको डिवाइड किया मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। गॉट इट? ओह माय गॉड। अच्छा, ये भी कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिशन के बारे में पहले फ्यूजन के बारे में लिख लो।